दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं हर्षवर्धन और उसके युग में। हर्षवर्धन के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, उसने अपने साम्राज्य का किस तरीके से विस्तार किया और किस तरीके से अपने साम्राज्य को संचालित करता था, वो कौन कौन से शासन प्रणाली थे, तो इन सारे विषय पर डीप में चर्चा करें। तो वीडियो को उसकी बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है जिसने पंजाब छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज किया। हर्ष काल के इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं, जिसमें से पहला है हेनसांग का विवरण। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो 630 ईस्वी में भारत आया था। वह 15 से 20 वर्षों तक भारत में रहा और यहां बौद्ध धर्म से ज्ञान प्राप्त किया और सारे पुस्तकों का अध्ययन किया और अनेक धार्मिक ग्रंथों का भी संग्रह किया। उसके बाद उसने एक पुस्तक लिखा सीयू, जिसमें उस काल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों का विवरण है। दूसरा है हर्ष रचनाएं। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान और लेखक था। उसने अनेक नाटक लिखे, इसमें से 3 प्रमुख था, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इन 3 नाटकों में हर्षवर्धन ने उस काल के विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक उजागर किया है। उसने उस काल के राजमहलों के वैभव, वातावरण, रहन सहन का विवरण किया है। तीसरा है बाणभट्ट की रचनाएं। बाणभट्ट हर्षवर्धन का राजकवि था। उसने 2 ग्रंथों की रचना की थी, हर्षचरित्र और कादंबरी। इन ग्रंथों का विवरण जो है प्रमाणिक है, क्योंकि बाणभट्ट ने जो आंखों से देखा उसका ही विवरण लिखा है। हर्षचरित्र में उसने अपने सम्राट के जीवन काल की घटनाओं का विस्तृत पूर्वक विवरण किया है। इसके अतिरिक्त उस काल के रीति रिवाजों और धर्म एवं संस्कृति का भी वृत्तांत से मौजूद है। और दूसरा है कादंबरी। इसमें हर्ष के काल की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक घटनाओं का जानकारी मिलता है। 7वीं शताब्दी का जीवंत वर्णन इन दोनों पुस्तकों से हमें मिलता है। हर्ष की मुद्राएं भी उस काल के विषय में जानकारी देती है। उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करती है। इनसे तत्कालीन स्थितियों का भी हमें पता चलता है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के वंश के विषय में, कि किस वंश का था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और किस तरीके से वो राजा बना। इस वंश का उदय थानेश्वर में हुआ, जिसके आदि पुरुष पुष्यभूति को माना जाता है। इस वंश का सबसे प्रथम प्रसिद्ध राजा प्रभाकर वर्धन थे। उसके 2 लड़के हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक कन्या थी राजश्री। राजश्री का विवाह गृह भ्रमण के साथ हुआ, जो उत्तर भारत के एक शक्तिशाली राजा थे। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और साथ में उसकी पत्नी भी सती हो जाती है। उस वक्त राजवर्धन हुनों से युद्ध करने लगा हुआ था, लेकिन जब पिता की मृत्यु सुना तो वो जल्द आकर सिंहासन को संभाला। इसी समय मालवा का राजा मालवगुप्त और गौर के राजा अशोक शशांक ने, इन दोनों ने मिलकर कनौज पर आक्रमण कर दिया और राजश्री को शत्रुओं से गिरवा दिया और काबस में डलवा दिया और थानेश्वर पर आक्रमण करने की तैयारी भी करने लगे। राजवर्धन भी एक विशाल सेना लेकर कनौज पर आक्रमण किया, लेकिन उसने मालवा के राजा को तो हराया, लेकिन शशांक को ना हरा सका और शशांक ने धोखे से राजवर्धन को मार डाला। और इधर राजश्री भी कारावास को छोड़कर भाग निकली। ऐसी स्थिति में हर्ष ने कनौज और थानेश्वर दोनों का कार्यभार एक साथ संभाला। उसने समस्याओं का सामना डटकर किया। उसने अपनी बहन राजश्री का खोज करवाया। इधर शशांक बंगाल लौट चुका था। हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने अब अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त करना आरंभ कर दिया, क्योंकि थानेश्वर और कनौज इन दोनों का सेना एक हो गए थे, इसलिए अब उसकी सेना शक्तिशाली हो चुकी थी। उसके पास अब 50 सहस्त्र अश्वरोही, 50,000 पैदल और 5,000 हाथी हो चुके थे। इस विशाल सेना के कारण ही हर्षवर्धन ने अपना सेना अभियान आरंभ किया। आखिर हर्ष ने अपना साम्राज्य विस्तार किस तरीके से किया, आइए जानते हैं।
पहला है, सर्वप्रथम हर्ष ने अपने पुराने शत्रु शशांक से बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। मार्ग में उसे असम के राजा भास्कर बर्मन का एक राजदूत मिला, जिसने शासक की ओर से हर्षवर्धन के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया। इस तरीके से हर्ष ने असम पर के राजा के साथ संधि कर ली। दूसरा है शशांक पराक्रमण। शशांक अब बंगाल का शासक बन चुका था। हर्षवर्धन को उससे अपने भाई और बहनों का बदला लेना था। शशांक शैव धर्म को मानता था और उसने काफी बौद्ध विहारों को भी नष्ट किया था। शशांक को हराने के पीछे हर्षवर्धन इतना पागल हो चुका था, इतना कायल हो चुका था कि वो काफी हद तक हराया, किंतु वो पूरी तरीके से शशांक को पराजित नहीं कर पाया। चौथा है सिंध विजय। बाणभट्ट ने लिखा है कि हर्ष ने सिंध के राजा को नष्ट किया और उसकी संपत्ति को हथिया लिया। सिंध के शासक प्रभाकर ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके अधीन रहकर सामंत बनकर शासन करता रहा। इसलिए चीन यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में वर्णित किया है। चौथा है मगध विजय। शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने पूर्वी भारत पर आक्रमण किया। उसने मगध को विजय करके समस्त पूर्वी राज को अपने अधिकार में कर लिया। उसने अब शिलादित्य की उपाधि भी धारण कर ली। मगध के नए प्रदेश पर उसने मालवा के शासक देवगुप्त के पुत्र माधवगुप्त को शासक नियुक्त किया। पांचवा है उड़ीसा विजय। हर्ष का दिग्विजय अभियान जारी रहा। उसने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। इस दौरान उसने महायान बौद्ध का एक महासभा बुलाया, जिसमें एक प्रसिद्ध बौद्ध थे जयसेन। उन्हें उड़ीसा के 80 नगरों का भूमिकर समर्पित किया। तो इस प्रकार से सम्राट हर्षवर्धन ने अपना स्वराज का विस्तार किया। अब अंत बात करते हैं कि हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को किस तरीके से संचालित करता था, क्या क्या शासन प्रणाली थी। पहला था स्वयं सम्राट। सम्राट को सर्वोच्च माना जाता था। वह महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती जैसे पदवियों से विभूषित था। लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे, जैसे वरुण, यम, इंद्र जैसे देवताओं के गुण उनमें मौजूद होता मानते थे। वह संपूर्ण शासन व्यवस्था को देखता था। वह स्वयं न्यायाधीश होता था और सेना का संचालक भी होता था। जितना भी आज्ञा पत्र और घोषणा पत्र होता था, वह स्वयं ही से अपने हाथों से जारी करता था। वह लोगों की समस्याओं को जानने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से खुद दौरा करता था। उसने अपने दैनिक कार्यों को 2 भागों में बांट रखा था, एक शासन के कार्य के लिए, दूसरा धार्मिक कार्य के लिए, जिसके वजह से इसका प्रभाव उसके राज कर्मचारियों पर भी पड़ा। राज कर्मचारी जन कल्याण के हित में कार्य करते थे, धर्म का आचरण करते थे। प्रशासन प्रणाली में दूसरा था मंत्रिपरिषद। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि विशाल सम्राट को चलाने के लिए अनेक मंत्री होते हैं, तो यहाँ पर भी अनेक मंत्री होते थे प्रशासन को चलाने के लिए, और मंत्री को युद्ध कला में प्रवीण होना पड़ता था। शासन प्रणाली में तीसरा स्थान था हर्ष के पदाधिकारी का, जिसमें से प्रमुख थे दूत, दीर्घध्वज, लेखारक, महाप्रतिहारक। दूत उन्हें कहते थे जो एक देश से दूसरे देश से संधि स्थापित करते थे, मैत्री स्थापित करते थे। दीर्घध्वज उसे कहते थे जो एक तरह के डाक अधिकारी होते थे, जो तीव्र गति से एक डाक को दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। लेखारक उसे कहते थे जो कि अस्थायी रूप से डाक अधिकारी होते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक पहुंचाने का कार्य हमेशा करते थे। और महाप्रतिहारक वो होते थे जो राजमहल का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी होते थे, जो कौन व्यक्ति मिलेगा राजा से, इसकी सूचना राजा को देते थे। उसके बाद ही राजा की आज्ञा के अनुसार राजा से मिलवाते थे। शासन प्रणाली में 5वां स्थान था राजस्व विभाग का। यह शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग था। राज्य के आय के स्रोतों का यह विभाग ध्यान रखता था। कृषि और वनों से मुख्य रूप से आय प्राप्त होता था। वन की रक्षा करने के लिए अनेक विभाग बनाए गए थे। वन विभाग लकड़ी की चोरी होने पर दंड भी दिया करते थे, चोरी होने से बचाते थे। भूमि की पैमाइश की जाती थी और राज्य कर जो है वो भूमि में कितना उपज हुआ है उस हिसाब से ही लिया जाता था। छठा है सैनिक व्यवस्था। सैनिक युद्ध काल में तो काम करते ही थे, लेकिन शांति काल में भी वो भीतर का कार्य करते थे, अनेक प्रशासनिक कार्य भी वो करते थे। हर्ष के पास पैदल सेना के अतिरिक्त 60,000 हाथी और 1 लाख अश्वरोही शामिल थे। अंतिम था पुलिस और गुप्तचर विभाग। बाहरी सुरक्षा के लिए सेना तैनात होती थी और भीतरी सुरक्षा के लिए
पुलिस और गुप्तचर विभाग भी बनाए गए थे। यह विभाग जनता की सुरक्षा, जान माल, इन सभी की रक्षा करता था। चोरों को पकड़ने एवं पता लगाने के लिए अधिकारी होते थे, जिन्हें हम दंडिक कहते थे। स्त्री भी निरीक्षक होती थी। गुप्तचरों की भी नियुक्ति होती थी, जो देश विदेश की खबरें राजा को देते थे। आज कितना है। थैंक यू सो मच।